Hello friends, welcome to our channel UPSC Next. This is Manish Srivastav. As you know, we had started a series on modern history of India. This is lecture number 4. In this lecture, we will talk about the detailed version of the English. अभी तक हम लोगों ने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में देखा था, जिसमें मैंने आपको पोर्टुगीज, डच, डेन्स, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया था कि किस तरह से ये लोग आए, कहाँ पे इन्होंने अप्रोच किया, किस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स का मैंने एक ब्रीफ वे में बताया था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर अपना जो है एक डोमिनेंस क्रिएट किया। अब जो है ये पूरी चीज़ें हम लोग डिटेल में समझेंगे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से वर्क करती है। तो पूरा क्रोनोलॉजी के वाइज जो है ये लेक्चर जाएगा। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश से, और फिर जो है हम आगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल और एक एक जो रीज़न इन्होंने एक्वायर किया है, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ द इंग्लिश। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बेसिकली ये पूरा क्रोनोलॉजी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि किस फॉर्म में ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका राइज और फॉल हुआ है। तो ये पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। 1600 में बेसिकली एलिजाबेथ फर्स्ट ने साइन किया था चार्टर फॉर 15 इयर्स, मोनोपोली ट्रेडिंग राइट्स दिए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे फॉर्म हो गई थी। 1614 के अंदर फैक्ट्रीज आर सेट अप इन मसूलीपट्टनम एंड सूरत, सूरत और मसूलीपट्टनम में इनके सेंटर्स हो गए थे। फिर आगे बढ़ते हैं 1739 में, तो दिल्ली इज सेक्ड बाय नादिर शाह फ्रॉम पर्सिया। ये ईरान का रूलर था नादिर शाह। ये मयूर सिंहासन जो पिकॉक थ्रोन था, और दिल्ली के ऊपर इसने अटैक किया था, और ये काफ़ी कुछ जो है इंडिया से लेकर चला गया था। नादिर शाह का अटैक जब हुआ था तो बेसिकली उस समय रूल कर रहा था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला को कहा जाता है कि ही वॉज अ रूलर ऑफ एंटरटेनमेंट, बेखबर रहता था। तो उस टाइम का जो है बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया था नादिर शाह ने, और इस चीज़ को जो है यहाँ से मुगल की वीकनेस जो थी एक्सपोज हो गई थी। और ब्रिटिशर्स ने उसके बाद प्लान करना स्टार्ट किया था कि बेसिकली इंडिया पे रूल भी किया जा सकता है। तो यहाँ तक कंपनी ने अपना एक एज अ कंपनी रूल जो है, कंपनी अपना ट्रेडिंग एस्पेक्ट के फॉर्म में एक्सपेंशन कर रही थी। लेकिन आफ्टर द नादिर शाह अटैक इन 1739 ब्रिटिशर्स की थिंकिंग चेंज हो गई थी। 1746 में सीज ऑफ मद्रास बाय फ्रेंच, ये मद्रास को जो है फ्रेंच ने कब्जा कर लिया था, और फर्स्ट टाइम अ फोर्ट बी सीज्ड बाय ना यूरोपियन नेशंस, और पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी यूरोपियन नेशन ने किसी जगह पे कब्जा किया था। अब इसको देखते हुए 1751 में रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर्स आर्कट, टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री वेयर ब्रिटिश गॉट अपर हैंड ऑन फ्रेंच। और बेसिकली यहाँ पे एक राइवलरी स्टार्ट हो गई थी। वैसे राइवलरी फ्रेंच की और ब्रिटिशर्स की हमेशा से रही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ना यूरोप में ना इंडिया के अंदर। तो बेसिकली जहाँ ये देखना स्टार्ट हो गया कि भाई ब्रिटिशर्स जो फ्रेंच हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने भी अपनी तरफ से जोर लगाना स्टार्ट किया। रॉबर्ट क्लाइव जो है इन्होंने कैप्चर किया था आर्कोट, और ये बेसिकली फ्रेंच की टेरिटरी थी, और यहाँ से ब्रिटिश का अपर हैंड हो गया। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, नवाब सिराजुद्दौला को जो है इन्होंने हरा दिया था। जो बैटल ऑफ प्लासी वैसे तो बोला जाता है कि ओरिजिनली लड़ी ही नहीं गई, पैसों के दम पर ये जीत लिया गया था। इसको भी हम लोग इस क्रोनोलॉजी ऑर्डर में देखेंगे। बैटल ऑफ प्लासी, नवाब सिराजुद्दौला लॉस टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर मिर्र जाफर को जो है गद्दी पर बिठा दिया गया था। 1765 मुगल एम्परर गिव राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर रेवेन्यू कलेक्शन इन बंगाल, और यहाँ से जो है एक डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी, और मुगल एम्परर ने पूरे राइट्स दे दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को कि बेसिकली आप जो है रेवेन्यू भी कलेक्ट करो, आप पूरा का पूरा जो है रेवेन्यू ले सकते हो। तो ये चीज़ स्टार्ट हुई। नेक्स्ट जो इवेंट हुआ 1767 में, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर बिटवीन हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था। 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेट मोनोपोली टू सेल ओपियम इन बंगाल, और जो है इसको मोनोपोली मिल गई थी कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपियम जो अफीम होता है वो बंगाल में बेच सकती है। 1799 में टीपू सुल्तान किल्ड एट बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये बेसिकली थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो था उसमें था। इसके अलावा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1803 में, और फेल ऑफ दिल्ली। इसके अलावा 1806 में वेल्लोर सिपोय म्यूटिनी हुई थी ये। इसके अलावा 1825 में मैसिव माइग्रेशन ऑफ इंडियंस टू री यूनियन एंड मॉरिशस, तो बहुत सारा माइग्रेशन यहाँ पे हुआ। 1835 में इंग्लिश मेड ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज, कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स केम इनटू फोर्स
टू कैप्चर सिंध प्रोविंस। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये ब्रिटिश पॉलिसीज में हम पढ़ेंगे कि किसी भी राजा का कोई उत्तराधिकारी या ऑफिशियल हायर नहीं होता था तो उस प्रोविंस को जो है ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेते थे। 1853 फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन थाने एंड मुंबई, 34 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन जो है स्टार्ट की गई थी, एक ट्रायल ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। उसके बाद जो है रेलवेज इंडिया में स्टार्ट हुआ। 1857 का जो है इंडियन सिपाही म्यूटिनी जो बेसिकली मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था। 1858 में इंडिया कम्स अंडर द क्राउन एंडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी रूल खत्म हो गया था। तो ये कंपनी का पूरा मैंने क्रोनोलॉजी यहाँ पे आपको टेबल के थ्रू बताई है। तो इसी फॉर्म में हम लोग ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट को पढ़ेंगे। तो अब जो है हम डिटेल फॉर्म में 1600 से आगे तक क्या हुआ है उस चीज़ को देखते हैं, फिर क्या इम्पैक्ट रहा यूरोपियंस का इंडियन मार्केट में, उस चीज़ को इस लेक्चर में कवर करेंगे। किसी भी तरह के आपको कोई डाउट्स हैं लास्ट लेक्चर्स में यू कैन आस्क, और ये काफ़ी जो है डिटेल सीरीज रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री की, और सभी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट थिंग अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यूनियन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ये फॉर्म हुई थी। ग्रुप ऑफ मर्चेंट, जो मर्चेंट एडवेंचर्स इन 1599 कहा जाता है। तो बेसिकली ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई जिसको ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी जो है ट्रीटी ऑफ यूनियन हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद ये मर्चेंट एडवेंचर्स 59 के बाद इसको बनाया गया, और कंपनी वाज ग्रांटेड एन इंग्लिश रॉयल चार्टर। ये रॉयल चार्टर जो है इस कंपनी को मिला था, और अंडर द नेम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। मतलब ये ईस्ट जो हेमिस्फीयर है इसमें क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने 31 दिसंबर 1600 में इनको ये चार्टर दे दिया था फॉर 15 ईयर्स, मेकिंग इट इज द ओल्डेस्ट अमंग सेवरल सिमिलरली फॉर्म्ड यूरोपियन ईस्ट इंडियन कंपनीज, द लार्जेस्ट ऑफ विच वाज द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इनमें जो यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज में सबसे लार्ज जो थी वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन 31 दिसंबर 1600 को हो गया था। तो होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1608 में कंपनी डिसाइडेड टू ओपन अ फैक्ट्री। 1608 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि बेसिकली एक कंपनी, जो कंपनी तो फॉर्म हो गई है, अब कंपनी को कोई ना कोई जगह तो चाहिए जहां मैन्युफैक्चरिंग हो या किसी तरह से ट्रेडिंग हो। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि फैक्ट्री ओपन की जाए, कहां पर, सूरत में की जाए। तो नेम गिवन टू अ ट्रेडिंग डिपो एट सूरत। और जो इंग्लिश एम्बेसडर थे कैप्टन हॉकिंस, ये आए थे जहांगीर की कोर्ट में टू सीक परमिशन फॉर ट्रेड विद इंडिया। और ये जो है पहली बार जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस केम एट जहांगीर कोर्ट टू सीक परमिशन टू ओपन अ फैक्ट्री एट सूरत। अब बेसिकली ये आए तो इन्होंने जो है मुगल्स को जो है इम्प्रेस करने की कोशिश की। तो इन्होंने टर्किश लैंग्वेज सीखी थी, और दे स्पोकन इन दे हैड वर्ड्स विद जहांगीर इन दी टर्किश लैंग्वेज। जो टर्किश आपकी तुर्की भाषा, जो आपकी पर्सियन लैंग्वेज जो थी, उसमें जो है बेसिकली इन्होंने बात की थी फारसी भाषा में। तो इससे जो है जहांगीर काफ़ी इंप्रेस हो गए थे। लेकिन एक चीज़ कही जाती है कि पोर्टुगीज जो थे वो पहले से यहाँ पे थे, उनका इंट्रीग, जो उनका दबदबा यहाँ पर था, तो उसको कम करना था। तो बट इनिशियली इट वाज टर्न डाउन ड्यू टू पोर्टुगीज इंटरव्यू। दिस कन्विंस द इंग्लिश ऑफ द नीड टू ओवरकम पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस एट द मुगल कोर्ट। और इससे जो है बेसिकली जो इंग्लिश थे उनको ये समझ में आ रहा था कि पोर्टुगीज का इन्फ्लुएंस हम जब तक कम नहीं करेंगे हमारी वैल्यू नहीं होगी, और हम किसी भी तरह से कोई कंसेशंस नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे जो है जो कैप्टन हॉकिंस का आना था वो एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उनका जो स्पोकन जो एक वर्ड्स हुए थे बेसिकली जहांगीर के साथ, उसने कुछ चीज़ें जो हैं जहांगीर को इम्प्रेस कर दिया था। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ कि मुगल कोर्ट इट वेयर ऑब्टेन एनी कंसेशन फ्रॉम द इंपीरियल गवर्नमेंट। इनका मेन एम इंपीरियल गवर्नमेंट से किसी भी तरह से एक तरह के कंसेशंस लेना था। तो कंपनी जो है इसको अचीव विक्ट्री हुई थी ओवर द पोर्टुगीज इन द बैटल ऑफ स्वाली। और फाइनली ये यहाँ पर तो आए थे और परमिशन के लिए, और यहाँ इसके बाद 1689 में डेथ हो गई थी एलिजाबेथ फर्स्ट की। इसके बाद जो है जेम्स वन को गद्दी मिल गई थी, ये रूलर ऑफ इंग्लैंड बने थे, और इन्होंने चार्टर को जो है इमोमेरियल पीरियड के लिए बढ़ा दिया था, मतलब इनडेफिनाइट पीरियड तक जो है वो रॉयल चार्टर लगता रहेगा। फिर कंपनी अचीव अ मेजर विक्ट्री ओवर द पोर्टुगीज। ये 1612 में एक लड़ाई लड़ी गई है जिसको बैटल ऑफ स्वाली कहा जाता है। तो बैटल ऑफ स्वाली में ये सूरत के पास लड़ी गई थी, और इस पर्टिकुलर बैटल में जो टू इंग्लिश नेवल शिप्स थे
ये कैप्टन बेस्ट ने डिफीट किया था पोर्टुगीज नेवल स्क्वाड्रन को। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत हुई थी और इससे जो है मुगल्स भी कन्विंस हो गए थे कि इनके पास जो है नेवी काफ़ी अच्छी है और हमें जो हमारा एक ड्रॉबैक है वो नेवी ही है। तो अगर हम ब्रिटिशर्स के साथ सपोर्ट करेंगे तो हमारी एक और चीज़ में जो है एक तरह से हमारे स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी हम अचीव कर लेंगे। तो 1612 का जो है बैटल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा जिसने पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस मुगल कोर्ट्स में कम किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दीज विक्ट्री लेट द मुगल्स टू होप दैट इन व्यू ऑफ देयर नेवल वीकनेस दे कुड यूज इंग्लिश टू काउंटर द पोर्टुगीज ऑन द सी। तो ये जो है एक चीज़ उनको लालच आया कि भाई वीकनेस जो है हमारी नेवल वीकनेस वो इंग्लिश से दूर हो सकती है। मोर ओवर द इंडियन मर्चेंट्स वुड सर्टेनली बेनिफिट बाय कॉम्पिटिशन अमंग देयर फॉरेन बायर्स। और जो इंडियन मर्चेंट्स थे उनको भी बेनिफिट हो रहा था कॉम्पिटिशन, जो फॉरेन बायर्स आ रहे थे इतने कि अगर जैसे कि दो लोग अगर हैं कहीं पर और वो सेम चीज़ बेच रहे हैं तो अगर उनके बायर्स ज़्यादा हो जाएंगे और वो भी यूरोप से, क्योंकि यूरोपियन मार्केट में तो इनकी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो इंडियन मर्चेंट्स के लिए भी फ़ायदा हो गया था। कैप्टन बर्स्ट की बात करें, सक्सीडेड इन गेटिंग अ रॉयल फरमान बाय जहांगीर परमिटिंग दी इंग्लिश टू बिल्ड अ फैक्ट्री इन सूरत। ये सूरत में जो है बेसिकली इनको फैक्ट्री मिलने का फरमान मिल गया जब इन्होंने 1612 का बैटल जीता था। तो 1613 में एक फरमान इशू किया गया था जहांगीर से कि वो सूरत में अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं। इसके अलावा 1610 में गोवा, अहमदाबाद, कैम्बाया इन सब में भी हो गया था। इसके अलावा अभी भी जो थे इस टाइम तक ब्रिटिशर्स को पूरे जो है राइट्स नहीं मिल रहे थे, तो इंग्लिश वे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कंसेशन एंड इन 1615 देयर एम्बेसडर सर थॉमस रो रीच द मुगल कोर्ट। तो इंग्लिश ने जो है और ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए सर थॉमस रो को मुगल कोर्ट में भेजा था। और they also exerted pressure on the Mughal authorities by taking advantage of India's naval weakness and harassing Indian traders and ships from Red Sea and to Makkah। और यहाँ पे एक चीज़ हुई कि जेम्स वन जो थे उन्होंने एम्बेसडर बनाकर भेजा जहांगीर कोर्ट में किसको, थॉमस रो को, कि वो परमिशन लें ट्रेड और भी अलग अलग पार्ट्स में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन हो, इसके लिए वो एक फरियाद वहाँ पे करें। तो इन्होंने भी जो है बहुत अच्छे से उस चीज़ को डील किया। और यहाँ पे एक चीज़ स्टार्ट हुई कि उन्होंने एक प्रेशर एग्जर्ट करना स्टार्ट किया मुगल्स के ऊपर। उन्होंने कहा कि आपके पास जो है नेवी नहीं है, आपने जो इंडियन ट्रेडर्स और शिप्स हैं वो जो है अलग अलग चीज़ों की एडवांटेज लेते हैं, उनको हम लोग जो है कई तरह के कंसेशंस देते हैं, तो आपको भी हमें देना चाहिए। दिस कंबाइनिंग एंटिटीज विद थ्रेड्स रो सक्सीडेड इन गेटिंग एन इंपीरियल फरमान। और इन सब चीज़ों से जो है आपका जो थॉमस रॉ थे उन्होंने कन्विंस कर लिया जहांगीर को टू ट्रेड एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द मुगल एम्पायर। और फाइनली जो है इनको परमिशन मिल गई कि ये अलग अलग पार्ट्स में जो है फैक्ट्रीज खोल सकते हैं। तो इसके बाद जो 1619 से 23 के बीच में बहुत सारी फैक्ट्रीज खुली, आगरा में, बड़ौदा में, भरूच में, अहमदाबाद में, ये सब स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से एक फायदा मिला। तो Roe's success further angered the Portuguese and fears a naval between the two countries began in 1620। अब यहाँ पे तो मैंने बताया कि थॉमस रॉ तो इस चीज़ का फायदा उठा कर ले गए, लेकिन इससे दिक्कत क्या हुई, पोर्टुगीज को दिक्कत हो गई। अब उनके बीच में आगे आके भाई हमारे ऊपर हम लोग इतने सालों से थे, हमारा दबदबा था, और ये जो ब्रिटिशर्स अभी आए हैं 10-15 साल में हमसे 200 साल का कंपटीशन कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है एक नेवल फाइट जो है इनके बीच में स्टार्ट हुई और 1620 में विच एंडेड इन इंग्लिश विक्ट्री। और 1620 में फाइनली अंग्रेजों ने जो है एक अपना जो है एक आधिपत्य वहां पे स्थापित किया और वो ज़्यादा जो है डोमिनेट बनकर बाहर निकल कर आए। इसके अलावा अगर हम बात करें हॉस्टिलिटीज दी टू केम टू एन एंड इन 1630। और फाइनली जो है ये 1630 में इनके बीच की लड़ाई खत्म हो गई। 1662 में पोर्टुगीज गेव द आइलैंड ऑफ बॉम्बे टू किंग चार्ल्स। अब इनके बीच में एक तरह से मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था और इसमें जो आपकी कैथरीन और ब्रेगेंजा थी उनकी शादी करवा दी गई थी किंग्स चार्ल्स सेकंड के साथ, और उनको डाउरी में आइलैंड ऑफ बॉम्बे दे दिया गया। तो दहेज प्रथा वहाँ पे भी आपको मिलेगी कि 1662 में बॉम्बे जो है इनको एज अ डाउरी मिला है। और फाइनली जो है ये पोर्टुगीज प्रिंसेस थी जो मैंने बताया, ब्रेगेंजा, कैथरीन ब्रेगेंजा, इनसे हुई थी इनकी। इवेंचुअली द पोर्टुगीज लॉस्ट ऑल देयर पोसेशन इन इंडिया और एक्सेप्ट गोवा, दमन एंड दीव। तो ये जो है कन्फाइंड हो गए थे गोवा, दमन, दीव तक।
The company benefited from the imperial patronage, soon expanded its commercial trading operations, eclipsing the Portuguese Estado de India, which had established bases in Goa, चिटगांव और बॉम्बे. तो बेसिकली ये चिटगांव अगर हम देखें तो बांग्लादेश वाले पार्ट में आ जाता है, बॉम्बे. तो इन सब जगहों पे अब क्या है, जहाँ पे पोर्टुगीज का पहले पावरफुल थे, जहाँ पे वो सेंटर्स क्रिएट कर रहे थे, अब वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो दोनों तरफ से उन्होंने नेवल बैटल में भी उनको हरा दिया और साथ साथ मुगल कोर्ट्स में भी उनका इन्फ्लुएंस कम कर दिया. तो यहाँ से कंपनी जो थी, इसके ट्रेडिंग पोस्ट सूरत में जो है फैक्ट्री बिल्ड हुई थी 1612 में, फिर मद्रास में 1639 में, बॉम्बे में 1668 में, कैलकाटा में 1690 में, और बाय 1647 द कंपनी हैड 23 फैक्ट्रीज, ईच अंडर द कमांड ऑफ अ फैक्ट्री और अ मास्टर मर्चेंट और गवर्नर इफ सो चूजन, हैड 19 एम्प्लॉयज इन इंडिया. तो इस तरह से इनकी 23 फैक्ट्रियां जो हैं भारत में खुल गई थी. और द मेजर फैक्ट्रीज बिकम द वेल्ड फोर्ट ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल. ये फोर्ट विलियम जो बंगाल में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था. और फोर्ट विलियम की अगर हम बात करें तो ये 1700 में इसको जो है इन कैलकाटा फोर्ट विलियम एस्टैब्लिश किया गया था, और कैलकाटा जो है ब्रिटिश कैपिटल बन गई थी. इसके अलावा फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास और बॉम्बे कैशल, ये बॉम्बे में ये ओपन किए गए थे. तो इनकी ये मेजर मेजर फैक्ट्रीज थी. 1634 में इनको एक और फायदा मिला था कि जो मुगल एम्परर थे, इन्होंने हॉस्पिटैलिटी जो थी इंग्लिश ट्रेडर्स की, वो रीजन ऑफ बंगाल तक इनको दे दी थी. और वहाँ के एक जो नवाब थे शुजाउद्दौला, उन्होंने कहा था कि आप हमको थोड़ा सा टैक्स दो और आप जो है पूरी तरह से यहाँ व्यापार कर सकते हो. अब ये तो चीज़ रही, लेकिन 1691 में एक और चीज़ हुई कि जो औरंगजेब थे, उन्होंने एक फरमान दे दिया कि ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल. और यहीं से जो है बैटल ऑफ प्लासी का जो है एक प्लेटफॉर्म बनना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि नवाब ने तो उनको कहा था कि आप टैक्स देकर दो, लेकिन अब बड़ा नवाब कौन है? औरंगजेब. वो तो दिल्ली में बैठता है, अब वो तो पूरी तरह से बादशाह था. तो वहां से कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया कि बंगाल को लगने लगा कि ये तो हमारे ही डिसीजन को ओवरकम करने लगे नवाब. लेकिन औरंगजेब इतना पावरफुल था कि उसकी डिसीजंस को तो कोई जो है चैलेंज नहीं कर सकता था. तो ये बाद में चीज़ आगे बढ़ती रही, जो हम लोग पढ़ेंगे, बंगाल पढ़ेंगे तो आगे अलवर्दी खान हुए, और सिराजुद्दौला को मिलनी गद्दी, और फिर मिर्जा जाफर का रिश्वत लेना, ये सब चीज़ें. बैटल ऑफ पलासी का जो ग्राउंड है वो यहीं से तैयार हो गया था. मुगल एम्परर एक्सटेंडेड हिज हॉस्पिटैलिटी टू इंग्लिश ट्रेडर टू द रीजन ऑफ बंगाल, और 1717 में कंप्लीटली वेव्ड कस्टम ड्यूटीज फॉर ट्रेड. अब ये जो कस्टम ड्यूटीज जो होती हैं, जिनको कहा जाता है सीमा शुल्क, कि आप कभी भी किसी बॉर्डर को चेंज करते हो तो आपको टैक्स पे करना होता है, जैसे आप कई चीज़ों में कस्टम ड्यूटीज पे करते हैं. तो जब भी आप इंडिया कोई फॉरेन आइटम्स को इंडिया में लेकर आएंगे, तो आपको जो कस्टम डिपार्टमेंट होता है, वो एक लिमिट होती है. जैसे आप कभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स से ट्रैवल करेंगे तो आपका जो जितना भी लगेज होता है वो चेक होता है वहाँ पे, कि आप कोई इंटरनेशनल कमोडिटीज़ तो नहीं लेकर आ रहे हैं. और अगर वो चीज़ लेकर आ रहे हैं तो आपको उसका बिल शो करना होता है, उस पर कस्टम ड्यूटीज़ भी पे करनी होती है. सेम चीज़ स्टेट्स के अंदर भी होता है. जब कोई प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उनको कस्टम ड्यूटीज पे करनी होती है. ये पहले हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में होता था, अब ये जीएसटी के अंदर इंक्लूडेड होता है कस्टम ड्यूटी. तो 1717 में एक पागल राजा, जिनको कहा जाता है पगले राजा के नाम से फेमस थे, फरुख शेर, इन्होंने एक फरमान दे दिया जिसमें जो है कंप्लीटली वेव ऑफ कर दी थी कस्टम ड्यूटी. तो फरुख शेर फरमान गेव दी राइट ऑफ ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बॉम्बे एंड मद्रास. तो बंगाल में तो पहले से था, औरंगजेब देकर ही गया था, फरुख शेर ने ये भी दे दिया. अब यहाँ से तो पूरा चीज़ ही चेंज हो गई, और ब्रिटिशर्स ने इस फरमान को जो है मैग्ना कार्टा बना लिया कि भाई हमें तो पूरी तरह से फ्री ट्रेड दिया गया है. और फ्री ट्रेड के साथ साथ इनको मिंटिंग राइट्स भी मिल गए थे कि अपने सिक्के. और जब कोई अपनी इकोनॉमी बनाने लगता है तो इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एम्पायर होता है हिस्ट्री में. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जहाँ इकोनॉमी स्ट्रांग वहाँ पे एम्पायर स्ट्रांग. और जब ब्रिटिशर्स की पैरेलल इकोनॉमी बनने लगी तो दैट गेव राइज टू एम्पायर. तो यहाँ से ब्रिटिशर्स की हिम्मत और बढ़ने लगी. द कंपनी मेन स्टे बिजनेस इज वेयर देन इन कॉटन, सिल्क, इंडिगो, डाई, सॉल्ट पीटर और टी में इनकी बेसिकली मेन स्टे था. और इस तरह से ये जो है आगे बढ़ते चले गए. तो बाय अ सीरीज ऑफ 5 एक्ट्स अराउंड 1670 किंग चार्ल्स सेकंड प्रोविजन इट द राइट्स टू ऑटोनॉमस टेरिटोरियल एक्विशन, कि वो ऑटोनॉमस है कोई भी टेरिटरी को कब्जा करने में, टू मिंट मनी, टू कमांड फोर्ट्रेस, किसी भी किले पे कब्जा करना, एंड ट्रूप्स एंड फॉर्म अलाइंसेस, किसी भी तरह से किसी के साथ कोई
ट्रीटी साइन कर लेना, टू मेक वॉर एंड पीस एंड टू एक्सरसाइज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन ओवर द एक्वायर्ड एरियाज। तो ये जो है इनको चार्ल्स सेकंड से भी परमिशन मिल गई थी। तो इस तरह से ये ब्रिटिशर्स एक्सपैंड होना स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ पे ये जो जितनी भी चीज़ें थी मैंने इंग्लिश के बैकग्राउंड में समझने के लिए वो आपको मैंने डिटेल में बताई हैं। इसके बाद हम लोग थोड़े से इम्पैक्ट पढ़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया को स्टार्ट करेंगे। तो इम्पैक्ट्स ऑफ यूरोपियन ऑन इंडियाज फॉरेन ट्रेड क्या रहा, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो इसके ऊपर जो है मुझसे कई लोगों ने डिमांड की थी कि इसके आंसर्स को कैसे लिखना है उसको भी आप थोड़ा सा बताएं। तो मैंने यहाँ पे कुछ ट्राई किया, आप इनको भी अपने पॉइंट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जो है एक ब्रीफ में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं, इनको आप जो है आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो विद द अराइवल ऑफ यूरोपियंस पर्टिकुलरली डच और इंग्लिश से देयर वाज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल फॉर बोथ एशियन मार्केट्स एंड लेटर यूरोपियन मार्केट्स। अब ये डच और इंग्लिश सबसे पहले इंडियन टेक्सटाइल्स पे डील कर रहे थे कि ये इंडिया से टेक्सटाइल लेते थे और यूरोपियन मार्केट में जाकर बेचते थे। तो एशियन मार्केट्स में भी जो ट्रेडर्स थे उनके पास डिमांड बढ़ने लगी। तो एक आप पहला एक ये बता सकते हैं। नेक्स्ट, एशियन मार्केट्स फॉर इंडियन टेक्सटाइल वेर डेवलप ओवर अ लॉन्ग पीरियड and their markets were extensive and widespread and there was a great diversity in their demand। और ये जो मार्केट्स थे एक लॉन्ग टर्म टाइम के लिए जो है खड़े हो गए और ये मार्केट्स काफ़ी एक्सटेंसिव रहे और जो इनका ग्रेट डाइवर्सिटी थी इनकी डिमांड में, अलग अलग टाइप की चीज़ें मांगी जाती थी। और देयर वॉज अ बायलैटरल ट्रेड बिटवीन कोरोमंडल एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जैसे मलक्का, जावा, स्पाइस आइलैंड, मतलब ये इंडोनेशिया तक जो है बेसिकली एक बायलैटरल ट्रेड स्टार्ट हो गया था। इन दिस ट्रेड द कोरोमंडल टेक्सटाइल एक्टेड एज अ लिंक इन मल्टीलेटरल ट्रेड। ये जो कोरोमंडल जो टेक्सटाइल था ये एक लिंक बना रहा था साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप के बीच में, एक्ट एज अ लिंक इन अ मल्टीलेटरल ट्रेड एम्बेरेसिंग द कोरोमंडल, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया एंड मेडिटेरियन। मेडिटेरियन आपका यूरोप में हो गया। तो इन दिस ट्रेड कोरोमंडल टेक्सटाइल्स वेर एक्सचेंज फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्पाइसेस विच वेयर इन टर्न मेंट फॉर वेस्ट एशियन और मेडिटेरियन मार्केट्स। तो ये जो है एक दूसरे के प्रोडक्ट दूसरे मार्केट्स में ले जाते थे और उस प्रोडक्ट्स को यूरोप तक, साउथ ईस्ट एशिया तक ले जाया जाता था। The European market for Indian textile actually developed around the middle of 17th century and thereafter it grew leaps and bounds। और ये जो है मार्केट धीरे धीरे बढ़ता रहा। The intra-Asian trade witnessed severe competition among the various group of merchant जैसे पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स और जो इंडियन कंसिस्टिंग जो मूर्स और चेटिस थे। ये मूर्स जो है बेसिकली मुस्लिम मर्चेंट्स कहा जाता है। चेटिस जो थे ये पोर्टुगीज के साथ जिनने टाई अप किया हुआ था, इनके साथ भी जो है बोला जाए कि एक सीवियर कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। वेयर एज द यूरोपियन मार्केट फॉर इंडियन टेक्सटाइल वाज डोमिनेटेड एंटायरली बाय द यूरोपियन कंपनीज। और यूरोपियन मार्केट जो था इंडियन टेक्सटाइल का वो यूरोपियन कंपनीज ही डोमिनेट कर ली थी, पर्टिकुलरली इंग्लिश एंड डच, विद द इंडियन मर्चेंट्स एक्टिंग एसेंशियली द मिडिल मैन। और ये जो है एक बीच का इंटरमीडिएट बन के रह गया था। यूरोपियन पार्टिसिपेशन इन द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया शोड अ मार्क इंक्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। और जब जो है आपका बेसिकली जो सेकेंड हाफ आया 17th सेंचुरी का, मतलब 1650 के बाद जो यूरोपियन पार्टिसिपेशन था फॉरेन ट्रेड में ऑफ इंडिया वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि इस टाइम तक ब्रिटिशर्स भी आ गए थे। तो दिस इंक्रीज कैन बी सीन क्लियरली इन द शार्प राइज इन देयर इन्वेस्टमेंट, अ लार्ज पार्ट ऑफ विच वाज टेक्सटाइल मेन फॉर एशियन मार्केट एज वेल एज फॉर यूरोपियन मार्केट्स। तो दोनों ही मार्केट्स बूस्ट हो रहे थे। Though initially European investment in Indian textile considerably exceeded those ordered for European market, और by the end of 17th century the situation was reversed with 2/3, और ये जो है धीरे धीरे बढ़कर 2/3 तक पहुंच गई थी यूरोपियन मार्केट एंड 1/3 फॉर एशियन मार्केट। तो इस तरीके से कंडीशन चेंज हुई। ये इंपैक्ट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं पॉइंट्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अमंग वेरियस यूरोपियन कंपनीज competing for Indian textile, the main rivalry was between Dutch और English। ये सबसे बड़ी rivalry जो थी वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में थी, with the former initially having an edge but the later gradually gaining supremacy by the turn of 17th century and beginning of 18th century। और इन दोनों में जो है सबसे आगे निकल गए इंग्लिश ही। With regard to textile varieties, they were exported from Coromandel to Southeast Asia। ये मतलब आपके साउथ इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया जाता था, एंड अदर एशियन मार्केट्स एंड लेटर टू यूरोप। यूरोपियन रिकॉर्ड्स गिव अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। इसमें जो है अलग अलग टाइप्स के जो है क्लोथ्स होते थे, मतलब टेक्सटाइल्स में यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं जो उस टाइम काफ़ी फेमस थे। तो वेरियस टाइप इन इंपॉर्टेंस वेयर लॉन्ग क्लॉथ, सेलम पोर्स, मॉरिस जिसको चिंट्स कहा जाता था, जीनिया क्लॉथ, बेथाइल्स, एलियजेस, सरासस, टैपिस और
इससे मिलते जुलते कई चीज़ थी। ऑल दीज वेराइटीज वेयर एक्सपोर्टेड इवन ड्यूरिंग अर्ली पीरियड टू सेवरल एशियन मार्केट्स, जैसे ये इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब में भी जाता था। मोलुकस स्पाइसलैंड, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, मलय पेनिनसुला, सियाम, ट्रेंस पेगू, अराकान, पर्सिया, अरेबिया, रेड सी पोर्ट, और आपका जो है मिडिल ईस्ट में भी इन मार्केट की काफ़ी डिमांड थी इन प्रोडक्ट्स की। But the specialty of the period was under study was the increased European orders, और सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस था वो यूरोपियंस का था, क्योंकि यूरोपियंस को डिमांड बढ़ रही थी। विच दो मैचिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेराइटीज डिमांडेड मेजरमेंट लार्ज देन दोज इन एशियन मार्केट्स, और उनकी जो डिमांड थी एशियन मार्केट से भी ज़्यादा हुआ करती थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉन्सिक्वेंटली इंडियन वीवर्स हैड टू चेंज देयर मेथड्स एंड देयर लूम्स टू एकोमोडेट द यूरोपियन डिमांड्स। तो इंडियन वीवर्स को जो है जैसी यूरोपियंस की डिमांड थी उस हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ा, और मेनी ऑफ देम डिड सो क्वाइट प्रॉफिटेबली, बट इट नेसेसिटेड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रेंडर्ड स्पॉट ऑर्डर इम्प्रोबेबल, और उनको जो है एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए थे। द इंडियन इकोनॉमी मोर स्पेशली इट्स टेक्सटाइल ट्रेड एंड इंडस्ट्री ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 17th century was a sailor, that is a producer market था। और when the three European companies English, Dutch, French were competing in the open market, making large orders from India, and they were supplemented by European private trade and Indian trade, the weaver had great flexibility and large freedom of operation। तो इतना सारा जो है मार्केट में डिमांड थी, तो इसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी था और उनके पास लार्जर फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन भी था। The interchangeability of good order by these various buyers who were aiming broadly the same export market made it possible for weaver produce was brought up by one or the eager customers। तो ये जो थे कि सभी एक ही मार्केट यूरोप में जाकर बेच रहे थे, तो यहाँ से जो है एक बोला जाए कि जो भी ज़्यादा उतावला था, ईगर कस्टमर्स थे, उनको और ज़्यादा पे करना पड़ता था, तो फ़ायदा हो रहा था यहाँ इंडियंस का। इफ़ फॉर इंस्टेंट एनी क्लोथ प्रोड्यूस बाय वीवर वाज रिजेक्टेड बाय द कंपनीज, देन द वीवर कुड सेल इट टू इंग्लिश प्राइवेट ट्रेडर्स। अब ऐसा है कि कुछ जो है कि आपका कोई वीवर ने कोई कपड़ा बनाया या कोई डिमांड पे हुआ और उसको रिजेक्ट कर दिया कंपनी ने, तो उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी थे, तो they are mind free, and this situation existed in many part of the countries where three companies as well as the other buyers were in free competition। तो यहाँ पे जो इंडियन वीवर्स थे उनकी भी चांदी ही चांदी थी। तो इस तरह से ये जो है इम्पैक्ट आप बता सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या था यूरोपियंस का इंडियन फॉरेन ट्रेड पे। तो होप ये सभी चीज़ें आपको समझने आई होंगी। तो दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। अभी तक हमने जस्ट एक लास्ट लेक्चर तक हमने एक तरह से एक बैकग्राउंड बनाया था कि क्या पढ़ना है हमको मॉडर्न हिस्ट्री में। आज मैंने पूरी क्रोनोलॉजी बताई है और इसी वे में हम इसको प्रोसीड करेंगे। किसी भी तरह के आपको कोई डाउट है तो यू कैन कनेक्ट अस ऑन यूपीएससी नेक्स्ट एट आवर इंस्टाग्राम चैनल, और दिस इज़ आवर व्हाट्सएप नंबर। किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं, आपको किसी भी तरह का कोई कोर्स लेना हो तो इस पे भी आप कर सकते हैं। एमपीपीएससी यूपीएससी के नोट्स भी अवेलेबल हैं, किसी भी पार्ट जो है वहाँ पे हम उसको कोरियर कर सकते हैं। एज वेल एज हमारे पास सभी जो है वीडियो लेक्चर्स भी हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, जो आपके यूपीएससी और एमपीपीएससी में दोनों में इम्पॉर्टेंट है। उनको भी हम ऑलरेडी जो है वो कंप्लीटेड हैं, तो आपको अगर उनको अर्जेंट बेसिस पे चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।